नमस्कार साथियों, मैं राजपूत सर आपके सामने। तो पिछली क्लास में हमने 120 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको सारे क्वेश्चन बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। तो अब हम अगले टेस्ट सीरीज पे चलते हैं। टेस्ट सीरीज सेकेंड स्टार्ट करते हैं। जो भी इसमें क्वेश्चन आएंगे हम इसकी व्याख्या सहित आपको क्लियर करते चलेंगे, जिसे थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है कि एक दिन में आपके 30 क्वेश्चन हो पा रहे हैं। वजह है कि इसकी व्याख्या करनी थी। एक क्वेश्चन के साथ सारे क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन के साथ आपको कई आंसर मिल जा रहे हैं, तो ये तो आपके लिए बेहतर है। तो आपको वीडियो पूरी तरह तन्मयता के साथ देखना है, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और मेरा एक आपसे गुजारिश है कि सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर आपकी मर्ज़ी है। मेरा पढ़ें ज़रूर, बाकी फिर आपको जैसा करना हो करिएगा। ठीक है, तो हम सीधे ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है स्टैंडर्ड एथलेटिक्स ट्रैक इज। स्टैंडर्ड एथलेटिक ट्रैक इज, जो हमारा स्टैंडर्ड ट्रैक होता है, स्टैंडर्ड ट्रैक होगा हमारा वो आपका स्टैंडर्ड ट्रैक होगा हमारा वो 400 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है? स्टैंडर्ड ट्रैक हमारा 400 मीटर का होगा। कितने मीटर का होगा? 400 मीटर का होगा। स्टैंडर्ड ट्रैक जो होता है वो आपका 400 मीटर का होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आता है कि स्टैंडर्ड ट्रैक कितने के मीटर का होता है। तो स्टैंडर्ड ट्रैक आपका ऑप्शन में दिया है 200, 400, 600 और 300। तो स्टैंडर्ड ट्रैक हमारा होगा वो 400 मीटर का होगा। कितने मीटर का होगा? 400 मीटर का होगा। अब इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं कि स्टैंडर्ड ट्रैक का फार्मूला क्या है। स्टैंडर्ड ट्रैक में 400 मीटर ट्रैक होगा तो स्टैंडर्ड कितने मीटर का होगा। तो थोड़ी सी चर्चा हम इस पर कर लेते हैं, जो आपके क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो बात समझिएगा, पहले तो हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड ट्रैक है वो 400 मीटर का है। तो क्या इसमें कैसे फार्मूला होगा, कैसे बनेगा, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आपका T = 2S + 2C ये फार्मूला है इसका। आपका एक ट्रैक जो स्टैंडर्ड ट्रैक होगा उसमें आपका 2 स्ट्रेट और 2 आपकी कर्व लाइन होती हैं। 2 स्ट्रेट और 2 कर्व लाइन होंगी। ठीक है, तो इसमें जो आपकी टी की वैल्यू है वो आपकी टी की वैल्यू है 400 मीटर। कितनी है? 400 मीटर है। और आपकी एस की वैल्यू जो हमारी है, आपका एस मतलब टी मतलब ट्रैक और एस मीन्स स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब सीधी रेखाएं। जो ट्रैक होता है उसमें 2 स्ट्रेट लाइन होती हैं और आपका 2 कर्व लाइन होती हैं। 2 स्ट्रेट 2 कर्व होती हैं। तो स्ट्रेट आपका मान लो 80 मीटर है। ठीक है, और आपका कर्व हमें निकालना है। इस समय जो वर्तमान में जो हमारा स्टेट जो हमारा स्टेट है वो 84 जो स्टेट लाइन होती है वो 84.39 मीटर की है। 84.39 मीटर की है। कितनी चल रही है हमारी? 84.39 मीटर की चल रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैं आपको 80 मीटर के हिसाब से अभी बता रहा हूँ, बल्कि कभी क्वेश्चन आए कि आपका 400 मीटर ट्रैक में स्ट्रेट लाइन कितने मीटर की होती है, तो आपका 84.39 मीटर 84.39। ठीक है, तो आपकी जो ट्रैक होता है उसमें आपकी 2 स्ट्रेट लाइन होंगी और आपकी 2 कर्व लाइन होंगी। जैसे आप देख सकते हैं, ये मान लो सपोर्टेड ट्रैक है, तो एक स्ट्रेट लाइन ये हुई, एक स्ट्रेट लाइन ये है। ठीक है, अब इसमें एक कर्व लाइन ये है, एक कर्व लाइन ये है। ठीक है, तो आपका बना ही बना है। एक कर्व लाइन आपकी ये है, एक कर्व लाइन ये है। ठीक है, एक स्ट्रेट ये है, एक स्ट्रेट ये है। तो इस तरह हमारा 2 स्ट्रेट और 2 कर्व लाइन होती है। ठीक है, अब इसमें तो जो 80 हमारी स्ट्रेट है ये सपोज हमारी 80 मीटर की है। ठीक है, ये भी 80 मीटर का है। अब S = आपका
एस में 80 मीटर है और सी हमें आपका ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। तो फार्मूले में रखेंगे कि आपका जो टी है, यहाँ तक तो क्लियर हो रहा होगा, जो टी है, टी आपका इजिकल 2s+2c। तो टी की वैल्यू हमारी कितनी है? हमारी है टी इजिकल टू 2s+2c। तो टी की वैल्यू हमारी है 400 मीटर, 400 मीटर। और एस की वैल्यू टू सेम रहेगा, एस की वैल्यू हमारी 80 मीटर और आपका प्लस आपका 2c। ठीक है, अब हम 2c हमें निकालना है। तो पहले तो हम 400 इजिकल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 प्लस 2c। अब हमें 2c को फाइंड आउट करना है। 2c इजिकल टू अब 400 माइनस 160 ठीक है, 160 हुआ आपका। अब 2c इजिकल टू 400 माइनस 160 आपका हो जाएगा 240, 240। क्लियर। अब हमें सी को फाइंड आउट करना है। सी इजिकल टू 240 अपॉन 2। तो आपका हो जाएगा, इसका डिवाइड कर देंगे तो आपका सी इजिकल टू बराबर 120। 120 मीटर हमारा क्या होगा? कर्व लाइन होगी। तो हम बात कर रहे थे, जो ट्रैक बना रहे थे हम, ठीक है, ये हमारा ट्रैक का है, ये हमारी जो कर्व लाइन है, ये हमारी जो कर्व लाइन है, ये कर्व लाइन जो हमारी होगी 120 मीटर की एक होगी, 120 मीटर की एक होगी और 80 मीटर का हमारा स्ट्रेट होगा और 80 मीटर का हमारा स्ट्रेट होगा। तो ऐसे कह सकते हैं हम कि आपका जो ट्रैक है कितने मीटर का हमारा, कितने मीटर का हमारा? 400 मीटर का है। तो ट्रैक है हमारा वो 400 मीटर का है। तो 120 प्लस 80 200, 120 प्लस 80 200। तो कुल मिला के जो हमारा स्टैंडर्ड ट्रैक होगा, स्टैंडर्ड ट्रैक होगा वो आपका 400 मीटर का होगा। कितने मीटर का होगा? 400 मीटर का होगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका फार्मूला चेंज होता है, थोड़ा देखिएगा। अब देखिए इसके आगे हो क्या होगा। टू सी इजिकल टू 2πr। ठीक है, 2c इजिकल टू 2πr। तो वहां पर 2c की वैल्यू थी हमारी, 2c की वैल्यू कितनी थी हमारी? 240 आई थी। ठीक है, अब 2c इजिकल टू 2πr। तो 2c की जगह कितना हो जाएगा? 240, 240 हो जाएगा। क्लियर। अब आपका देखिए इसके बाद 2 सेम रहेगा। पाई का मान कितना है? 22/7 और r 240 इजिकल टू 44 मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 दूना 44/7 r। अब क्या करना है, इसमें r को निकालना है हमको, r को फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, करनी गुणा करेंगे। तो 240 मल्टीप्लाई 7 अपॉन आपका 44। तो करेंगे 7 से 0 गुणा करेंगे, 0, 7 चौको 28, 7 दूनी 14 और 2 हासिल आपकी 14 2 16, 1680 अपॉन 44। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे, इसे भाग दे देंगे तो आपका आएगा 38.18 आपका आएगा। कितना आएगा? 38.18 आएगा। ये क्या हमारा है? ये हमारी क्या है? रनिंग रेडियस है। क्या हमारी? इसे हम RR कहते हैं। RR मतलब रनिंग रेडियस। RR में से क्या होता है? 38.18 माइनस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट लगा दिया तो आपका हो जाएगा 37.88। ये वाली होगी हमारी MR होगी,
जिसे हम मार्किंग रेडियस कहेंगे। इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है, इतना ही समझना इसमें ज़रूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं, इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए इसी से मिटाते हैं। तो इसमें आपको ज़रूरी ये जानना कि स्टैंडर्ड ट्रैक कैसे बनता है। बाकी जब हम ट्रैक पढ़ाएंगे तो और अच्छी तरह से व्याख्या इसकी करेंगे, तब भी आपको लगभग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्यों साथियों, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए, अब इसी में हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि इसमें आपका जनरली क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि स्टेगर पूछ देता है। क्या पूछ देता है? स्टेगर पूछ देता है। ठीक है, कि स्टेगर आपका, जैसे सपोर्ट, हम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डिटेल में आएंगे। ये आपका ट्रैक है, ये ट्रैक है, ये आपकी कर्व लाइन है, ये आपकी कर्व लाइन है। इसी तरह हमारी 8 लाइन बन जाती है। ठीक है, इस तरह करके इस तरह हमारी 8 लाइन बनेंगी। जो 37 हमारा आया हुआ है, यहाँ से आपका ये आएगा, इस पॉइंट से आपका 37.88 आएगा। इसकी वैल्यू हमारी है 37.88 मीटर। ये हमारी रेडियस लगेगी। क्या लगी? रेडियस। ठीक है, इसके बाद इसमें 1.22 ऐड होता जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा ट्रैक बन जाएगा। अब हम बात करते हैं, इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हल्की सी आपका स्टेगर की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारी सभी दौड़ों की जो फिनिशिंग लाइन है, सभी दौड़ों की फिनिशिंग लाइन हमारी एक होती है। स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। फिनिशिंग लाइन एक है, स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग होंगे। तो अब देखिए, इसमें मान लो पूछ देता है कि आपका 400 मीटर का ट्रैक है, तो स्टेगर क्या होगा? स्टेगर का फार्मूला है, स्टेगर का फार्मूला है आपका, स्टेगर का फार्मूला होगा ब्रैकेट, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लग जाएगा, W छोटा ब्रैकेट n-1 और n-1 माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है ये, 10 सेंटीमीटर और ब्रैकेट क्लोज 2 पाई। कभी कभी फार्मूला ही आ जाता है कि फार्मूला क्या होगा, तो ये फुल स्टेगर का फार्मूला कितने का है? फुल स्टेगर का फार्मूला है। फुल स्टेगर ये 400 मीटर ट्रैक होगा और 400 मीटर रेस करानी है। 400 मीटर ट्रैक में 400 मीटर रेस करानी है, तो स्टेगर क्या होगा हमारा? स्टेगर क्या होगा? फुल स्टेगर पड़ेगा। तो उसमें हमारा फार्मूला होगा S मतलब स्टेगर, W मीन्स आपका ब्रेथ ऑफ लेन। W मीन्स क्या होता है? W रिप्रेजेंट ब्रेथ ऑफ लेन। तो ब्रेथ ऑफ लेन किस लेन का निकालना है आप? ठीक है, मतलब W मीन्स ब्रेथ ऑफ लेन, लेन की चौड़ाई, और N मीन्स नंबर ऑफ लेन, किस लेन का हमें निकालना है? N मीन्स नंबर ऑफ लेन, -1, फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर माइनस 10 सेंटीमीटर। अगर मीटर में होता तो आपका पॉइंट लग जाता, ये आ जाता 0.10 मीटर। ठीक है, तो हमारा इसमें हमने सेंटीमीटर में लिख रखा है। ठीक है, तो आपका और 2 पाई। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा जो पहला स्टेगर आता है, थोड़ा सा देख लीजिए, जो फर्स्ट स्टेगर की जो वैल्यू आएगी, जो फर्स्ट स्टेगर की जो वैल्यू आएगी वो आपका 0 रहती है। फर्स्ट स्टेगर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा रेडियस है, देखो पूरा खेल हमारा रेडियस का है। स्टेगर क्यों देते हैं? रेडियस को इक्वल करने के लिए। जो आपकी परिधि है, त्रिज्या है, ठीक है, और त्रिज्या बाकी हर लेंथ में त्रिज्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो उसको हमको समान करने के लिए हम क्या करते हैं? आपका स्टेगर का यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेन का हमारा 0 रहेगा। सेकेंड लेन का जो हमारा आएगा, जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट करेंगे, जो भी n होगा
यहाँ पे n की जगह सेकंड रख देंगे, थर्ड लाइन का थर्ड रख देंगे, फोर्थ लाइन फोर्थ रख देंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आएगी, सेकंड की वैल्यू आएगी 7.04 आएगा। कितना आएगा? 7.0 आएगा। थर्ड लाइन का जो हमारा आएगा, इसमें क्या करना है आपका 7.04 में 7 इसमें आपका 7.67 को ऐड कर देना है। 7.67 को .67 को ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपका 7 4 11, एक हासिल 6 1 7 दशमलव 7 दूनी 14, तो 14.7 बना जाएगा। कितना आएगा? 14.71। ये तो शॉर्ट तरीका है। अगर आपके पास समय है तो आप कैलकुलेशन के निकाल रही फार्मूला में रख दिए, वैल्यू रख दिए। W मीन्स ब्रेथ ऑफ लाइन 1.22, ब्रेथ ऑफ लाइन 1.22 रहेगा हर में। n चेंज होगा, नंबर ऑफ लेन, किस लेन का निकालना चाहते हैं। आपका 8वीं लेन का है तो n 8 रखेंगे -1 और बाकी सेम रहेगा। क्लियर? इस तरह हम आपका 7.67 ऐड करते जाएंगे तो आपका स्टेगर निकल आएगा, और नहीं तो फिर आपका फार्मूले से और बेहतर आप निकाल सकते हैं। क्लियर? अब इसी में आपका ये हमारा फुल का है। अब हाफ में क्या है? हाफ स्टेगर में क्या है? हाफ में क्या होगा आपका जो लास्ट में जो लगा हुआ है, हाफ में क्या होगा आपका 2 हट जाएगा। हाफ में क्या हो जाएगा हमारा? ये 2 हाफ में हमारा 2 हट जाएगा। बाकी सेम फार्मूला रहेगा। W S = बड़ा ब्रैकेट, फिर W, फिर आपका छोटा ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज -10 सेंटीमीटर, और आपका पाई। यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, 2 आपका नहीं रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हाफ स्टेगर का फार्मूला हो जाएगा। क्लियर? पाई का मान आपको पता ही है, 22/7 रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कभी क्वेश्चन पूछता हाफ स्टेगर फुल स्टेगर, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम इसी में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि हाँ, स्टेगर में बात कर रहा था, जिसे बात कर रहा था कि स्टेगर पहली लाइन में 0 क्यों रहता है। आप देख रहे हैं जो हमने यहाँ से 7 पॉइंट हमने रेडियस मारी, आपका 37.88 की रेडियस मारी, तो ये रेडियस हमारी घूम रही पूरी। जो रेडियस हमारी यहाँ से थी, जो रेडियस हमारी है, ठीक है, तो इसमें जब रेडियस में कोई बदलाव नहीं आया तो आपका स्टेगर 0 रहेगा। बंदा यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करेगा और दौड़ते हुए ऐसे आएगा और आपका रनिंग पूरी करेगा, और रनिंग करके यहाँ उसका समाप्त हुआ है, तो उसका क्या रहेगा? एक क्वेश्चन और बनता है कि क्वेश्चन बनता है कि 400 मीटर का ट्रैक है, 400 मीटर की रेस करानी है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विस्थापन क्या होगा? विस्थापन होगा आपका 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? विस्थापन क्या होगा हमारा? विस्थापन क्या रहेगा हमारा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि बंदा जहाँ से दौड़ा था वहीं उसकी रेस समाप्त हो गई। अगला क्वेश्चन इसी बनता है कि एथलीट 400 मीटर के ट्रैक में दूसरी लाइन में दौड़ रहा है, दूसरी लाइन में दौड़ रहा है और उसको 400 मीटर की दूरी पूरी करनी है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो 400 मीटर ट्रैक में जो स्टेगर होगा हमारा 7.04 होगा, और ये स्टेगर मान लो यहाँ पर आपका है। ठीक है, तो बंदा यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा और दौड़ता आएगा, और दौड़ते दौड़ते आपका एक 400 मीटर का पूरा चक्कर करेगा, और चक्कर पूरा करने के बाद वो फिनिश लाइन पे आपका रुक जाएगा, यहाँ पर रुक जाएगा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु में जो अंतर होगा उससे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु में जो अंतर होगा उससे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो आपकी जो अंतिम बिंदु है ये है, और अंतिम बिंदु हमारा आपका ये है, और प्रारंभ बिंदु हमारा ये था, तो जो कितने का अंतर आया वही हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो जो हमारा स्टेगर होगा और 7.04 ही हमारा क्या होगा?
डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसी तीसरी लाइन में होगा, ऐसी चौथी लाइन में होगा। जिस लाइन का पूछे उसके लाइन का आपका जो स्टैगर के वैल्यू है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, इतना ही चलते हैं। बाकी जब ट्रैक एंड फील्ड पढ़ाएंगे, जब ट्रैक पढ़ाएंगे तो उसमें ज़्यादा चर्चा करेंगे, नहीं तो बहुत सारा आसाम है तो इसी में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते सीधे अब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो कह रहा है डेकाथलॉन कंसिस्ट ऑफ, जो डेकाथलॉन है, डेकाथलॉन कंसिस्ट ऑफ, डेकाथलॉन जो हमारे ट्रैक एंड फील्ड का जो ये हमारा इवेंट है जी, आपका कंबाइंड इवेंट में आता है। तो डेकाथलॉन हमारा ये ट्रैक एंड फील्ड का इवेंट है। तो इसमें एथलेटिक्स का इवेंट है। एथलेटिक्स में डेकाथलॉन जो आता है उसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं, कितने ट्रैक होते हैं, कितने फील्ड होते हैं। ठीक है, तो डेकाथलॉन जो प्रतियोगिता है वो 2 दिन में संपन्न होती है। इसमें 10 इवेंट होते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी इवेंट इन डेकाथलॉन। तो डेकाथलॉन में हमारे 10 इवेंट होते हैं। एक दिन में आपके 5 होंगे, दूसरे दिन में भी 5 होंगे। टोटल 10 इवेंट होते हैं। 2 डेज प्रतियोगिता होती हैं, प्रथम दिन और दूसरे दिन। इसमें भी बनता है कि प्रथम दिन का पहला इवेंट क्या है, दूसरे दिन का अंतिम इवेंट क्या है, ये भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो पहले तो हम देखते हैं कि डेकाथलॉन कंसिस्ट ऑफ, कि डेकाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं। तो डेकाथलॉन में आपके 10 इवेंट हैं। कितने हैं? 10 इवेंट हैं। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने ट्रैक हैं, कितने फील्ड हैं, कितने ट्रैक और कितने फील्ड हैं। तो इसमें फार्मूला है 100 लगाओ 100 लगाओ 400 लगाओ 400 मीटर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट डे होगा। अब दूसरा हमारा है 110 चा वा भा और 1500 मीटर। देखिएगा, ये आपका ये फार्मूला है 100 लगाओ 400 110 चा भवा। ये आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं जी, हमने अपने समझने के लिए बनाया, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसको याद होना चाहिए कि 10 इवेंट होते हैं और आपके कौन कौन है, कितने आपके ट्रैक हैं, कितने फील्ड हैं। इसी में से क्लियर हो रहा है। पहले हम कर लेते हैं कि कितने ट्रैक हैं, कितने फील्ड हैं। हम आंसर दिन देखते हैं। अब देखिए, ट्रैक जो आपकी जो ट्रैक इवेंट कौन से होंगे, जो ट्रैक में रनिंग की जाती हैं, जो रनिंग इवेंट होंगे वो ट्रैक होंगे। जो आपके फील्ड इवेंट, जो आपका जंपिंग और थ्रोइंग आपके क्या है, हमारे फील्ड इवेंट हैं। अब देखिए, छांट लेते हैं। 100 मीटर हमारा क्या है, ट्रैक इवेंट है एक। 400 मीटर क्या है हमारा, ये भी ट्रैक इवेंट 2। 110 मीटर क्या है, हाइडल, ये भी ट्रैक इवेंट है। 1500 मीटर क्या है हमारा, ये भी हमारी रनिंग है। तो कितने हमारे, 4 हमारे क्या हुए इसमें ट्रैक इवेंट हुए। फील्ड, लंबी कूद, गोला फेंक, ऊंची कूद, चक्का फेंक, बांस कूद, भाला फेंक। तो 6 हमारे क्या होंगे, तो 4 ट्रैक हो गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर सही होगा कि हमारे 4 ट्रैक हैं और आपके 4 ट्रैक हैं और 6 फील्ड हैं। ठीक है, 4 ट्रैक इवेंट हैं और 6 फील्ड इवेंट हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका, यहाँ तक समझ गए होंगे आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता। पहला बताया कि 10 इवेंट होते हैं, 2 दिन में प्रतियोगिताएं होती हैं इसकी। अब क्वेश्चन बनता है कि डेकाथलॉन में प्रथम दिन पहली प्रतियोगिता कौन सी होती है। प्रथम दिन पहली प्रतियोगिता आपकी होगी, आपकी 100 मीटर होगी। कितनी होगी, 100 मीटर होगी। प्रथम दिन अंतिम प्रतियोगिता कौन सी होगी, 400 मीटर होगी। दूसरे दिन प्रथम प्रतियोगिता कौन सी होगी, 110 मीटर हाइडल होगी। दूसरे दिन की अंतिम प्रतियोगिता 1500 मीटर होगी। डेकाथलॉन का अंतिम इवेंट क्या है, 1500 मीटर है। तो इस टाइप के हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपका। एल से मतलब लंबी कूद, गा से मतलब गोला, ऊ से मतलब ऊंची कूद। ठीक है,
आपका लिखने की जरूरत नहीं, समझ लीजिए, टाइम बहुत लगेगा। ला से मतलब लंबी कूद, गा से मतलब गोला फेंक, ठीक है। और आपका ऊ से ऊंची कूद, 400 मीटर से 400 मीटर दौड़, 110 110 से हर्डल, आपका 110 मीटर का होता है, हर्डल होता है। चा से आपका क्या होगा, चक्का फेंक। वा से बांस कूद, मतलब आपका बांस कूद मतलब पोल वाल्ट। और भा से भाला फेंक और 1500 मीटर रेस। क्लियर, लिखने की कोई आवश्यकता तो नहीं है, ठीक है। लंबी कूद, गोला फेंक और ऊंची कूद, चक्का फेंक, बांस कूद मतलब पोल वाल्ट और भाला फेंक, ठीक है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा इसका जो आप मैंने एथलेटिक्स की क्लास ली थी उसको आप देखिएगा, मैंने कितना बेहतर तरीके से इसको समझाया हुआ है, तो वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ज़रूर नहीं कि हम यहाँ पर सारी चीज़ें बताएं, बल्कि मोस्टली आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपके जितने पेपर होंगे क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे, तो व्याख्या हम दोबारा उसकी नहीं करेंगे, ठीक है। पहली बार था, ये बार क्वेश्चन आया भी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कृष्णा पूनिया इज रिलेटेड। जो कृष्णा पूनिया है वो किस खेल से संबंधित है। एक आध क्वेश्चन इससे भी आया था हमारा एग्जाम में, आना भी चाहिए। जो रिलेटेड पर्सनालिटी हैं, जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्सनालिटी हैं हमारे, कौन से व्यक्ति या खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो कृष्णा पूनिया किस खेल से संबंधित है, तो कृष्णा पूनिया पहली बात एथलेटिक्स की है। एथलेटिक्स में उनका जो इवेंट था वो आपका चक्का फेंक था, क्या था, डिस्कस थ्रो, डिस्कस थ्रो, ठीक है। आपका किसका था, हमारा डिस्कस थ्रो था। ये हरियाणा की थी हैं। 2000 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली एथलीट थी हम, ठीक है। आपके 2010 के जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उन्होंने इसमें स्वर्ण पदक दिलाया था। क्लियर, ये आपका कृष्णा पूनिया हो गई। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है वेट ऑफ डिस्कस फॉर मैन। डिस्कस मीन्स क्या होगा, चक्का फेंक। डिस्कस का जो वजन होता है वो आपका पुरुषों के लिए कितना वजन होगा डिस्कस का, डिस्कस का वजन होगा आपका पुरुषों के लिए आपका 2 kg होगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। डिस्कस का वजन जो होगा 2 kg होगा। और महिलाओं के लिए आपका होगा 1 किलोग्राम होगा। महिलाओं के लिए कितना होगा, पुरुषों के लिए जो हमारा होगा, जो पुरुषों के लिए होगा हमारा, जो पुरुषों के लिए होगा, पुरुषों के लिए होगा आपका 2 kg और महिलाओं के लिए होगा वो आपका 1 kg, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा डिस्कस का वजन कितना होता है, और पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिलेक्टिंग द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। खेल सामग्री के चयन में सबसे अधिक ध्यान रखने वाला कारक है उसका, ठीक है। तो जब हम खेल सामग्री हम खरीदते हैं, खरीदते समय हमें सबसे, जब सामग्री का चयन करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है उसका, ऑप्शन नंबर 1 मूल्य, ऑप्शन नंबर 2 आपका सोर्स, ऑप्शन नंबर 3 यूटिलिटी, ऑप्शन नंबर क्वालिटी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा क्वालिटी का है, यूटिलिटी का भी होता है, क्वालिटी मस्ट है। वो आपका स्टैंडर्ड नॉर्म्स को साइन अप्रूव्ड हो, मतलब हमारे जो हमारे खेल इंडिया जो बताती है कि स्टैंडर्ड नॉर्म्स का हमें फॉलो करना चाहिए, तो वो क्वालिटी वाला होना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो हमारा आंसर होगा इसमें, क्या होगा हमारा आंसर होगा इसमें, हमारा क्वालिटी होगा आंसर। क्या होगा हमारा, क्वालिटी होगा। गुणवत्तादार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए हमें, गुणवत्तादार होना चाहिए,
क्लियर, आंसर होगा इसका होगा चौथा होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सुशील कुमार इज रिलेटेड, देखिए मैंने अभी कह रहा था कि हमें जितनी भी पर्सनालिटी हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक गेम में मेडल दिलाया इंडिया को, उनको ज़रूर आप थोड़ा सा देखिएगा, पूछिएगा। फुटबॉल से संबंधित कौन खिलाड़ी है, वॉलीबॉल से है, हॉकी से है, कबड्डी से है, खो खो से है, एथलेटिक्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बैडमिंटन है। तो सारे गेम की हमें जो अभी हम चर्चा कर लेंगे बाद में। तो हमारा जो सुशील कुमार इज रिलेटेड, सुशील कुमार किस खेल से संबंधित हैं, तो सुशील कुमार किससे हमारे हैं, सुशील कुमार जो हमारे हैं कुश्ती से संबंधित, किससे हमारे सुशील हमारे कुमार किससे हैं, कुश्ती से हैं, रेसलिंग से हैं। सुशील कुमार जो हमारे हैं वो कुश्ती से हैं, किससे हमारे कुश्ती से हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होगा। ठीक है, जो सुशील कुमार हैं हमारे वो आपके कुश्ती से हैं। बाकी एक लिस्ट बनाऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, बॉक्सिंग में कौन है, कबड्डी में कौन है, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है भारत के, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भारत के खेल मंत्री कौन है। जब ये क्वेश्चन पेपर बना था तो उस समय हमारे खेल मंत्री अजय माकन थे। जब हमारा उस समय कौन थे, अजय माकन थे। फिर उसके बाद आपके राजवर्धन सिंह राठौर बने। वर्तमान में जो खेल मंत्री हैं वो उस समय अनुराग ठाकुर हैं। कौन है, अनुराग ठाकुर। तो हमें वर्तमान का देखना है क्वेश्चन जो बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या पूछ रहा है, हो सकता है अजय माकन ही रख दें, तो ऑप्शन मान लो पुराना पेपर है। तो हमें रखना कि पहले हमारे उस समय थे अजय माकन, अब फिर इसके बाद राजवर्धन सिंह राठौर, अब इस समय आपके हैं अनुराग ठाकुर। ठीक है, ये तो आपका करंट क्वेश्चन है, चेंज होता रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 8 कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑफ साइड रूल रिलेटेड टू विच गेम, जो ऑफ साइड का रूल है वो किस गेम से संबंधित है। तो ऑफ साइड जो रूल होता है वो आपका किस में होता है, फुटबॉल में। ऑफ साइड का जो रूल होगा वो किस में होगा, फुटबॉल में होगा। आप फुटबॉल की वीडियो जाके देखिएगा, तो मैंने ऑफ साइड को बेहतर से तरीके बताने का प्रयास किया है। आपका फुटबॉल की वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, उसको देखिए, फुटबॉल बाय राजपूत सर, तो आपकी फुटबॉल की वीडियो आ जाएगी। उसमें देखिए ऑफ साइड क्या होती है, मैंने उसको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ क्यों टाइम इसका करें, तो वहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो ऑफ साइड किससे है, फुटबॉल से है। ऑफ साइड किससे है, फुटबॉल से है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेइंग सरफेस, निम्न में से कौन सी खेलने की सतह नहीं है, खेलने की सतह नहीं है। तो इसमें दिया है पॉलीग्रास और एस्ट्रोटर्फ, साइबेक्स और टेराप्लैक्स। तो जिसमें देखिए जो हमारी जो पॉलीग्रास होती है, इसे हम जो सिंथेटिक ट्रैक होता है वो पॉलीग्रास का होता है। सिंथेटिक ट्रैक होगा, सिंथेटिक ट्रैक आजकल जो जहाँ जहाँ स्टेडियम बन रहे हैं और बड़े बड़े शहरों में हैं, वहाँ सिंथेटिक ट्रैक बने हुए हैं, आपके कृत्रिम घास के होते हैं। ठीक है, तो पॉलीग्रास बोलते हैं। तो आपका इसमें भी हम खेलते हैं, पॉलीग्रास हमारी खेलने की सतह है। एस्ट्रोटर्फ, एस्ट्रोटर्फ हमारा हॉकी का जो फील्ड होती है, खेल का मैदान होगा, वो आपका एस्ट्रोटर्फ का बना होता है, उसे कहा जाता है। ए भी हमारा है, ए भी है हमारा जी, आपका ट्रैक एंड फील्ड का है, ये आपका एस्ट्रोटर्फ हॉकी का है। फिर है साइबेक्स, साइबेक्स क्या मशीन है आपकी, क्या है, मशीन है। साइबेक्स मशीन है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था, एग्जाम्पल दिया था कि आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जिसमें दोनों एक्सरसाइज का समावेश हो, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक का। तो इसमें हम जैसे जिम में मशीन होती है जिसमें कंस्ट्रक्शन भी होगा और आपका टेंशन भी डेवलप होगा, मतलब कुछ देर के लिए रुकेगा भी। ठीक है, तो साइबेक्स क्या है, मशीन है। तो आंसर होगा साइबेक्स, मतलब खेलने की सतह नहीं है, साइबेक्स नहीं है। और बाकी टेराप्लैक्स होता है, वो टेनिस का कोर्ट होता है। टेनिस कोर्ट में जो होता है उसे बोलते हैं टेराप्लैक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू कप रिलेटेड टू विच गेम। जवाहरलाल नेहरू कप, देखिएगा नेहरू कप है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है।
जो जवाहरलाल नेहरू कप होगा वो हमारा क्रिकेट से है। क्रिकेट है, आंसर दिया है आपको, देखे रख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो कप है वो क्रिकेट से है। जवाहरलाल जो हमारी नेहरू ट्रॉफी है, जो नेहरू ट्रॉफी है, नेहरू कप जो होगा क्रिकेट से होगा। तो नेहरू जो ट्रॉफी होगी, जो नेहरू ट्रॉफी है वो आपकी हॉकी से है। नेहरू जो ट्रॉफी है वो हॉकी से है। और आपका जवाहरलाल नेहरू गोल्ड कप, जहाँ गोल्ड कप हो जाए वो फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है। कप पूछे क्रिकेट, नेहरू ट्रॉफी पूछे हॉकी, गोल्ड कप पूछे फुटबॉल। ठीक है, एक लिस्ट आपको में भी है, आप यूट्यूब पे देखेंगे कि आपका मिल जाएगा ट्रॉफियाँ बाई राजपूत सर या मिथिलेश मैम। तो उसमें आपको ट्रॉफियाँ मैंने जितनी बताई थी वो 100% हमारी फंसती हैं, गारंटी है। हमारा अंदर क्या अपने बारे में नहीं कहना चाहिए, मैं जितना मैं बताऊं ट्रॉफी बता दूं कि आज कल ये ट्रॉफी मिलेगी, तो 100% ट्रॉफियाँ मिल जाएंगी आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि द्रोणाचार्य अवार्ड वाज कॉन्स्टिट्यूट इन द ईयर। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार कब स्थापित हुआ था, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से हम देना शुरू किए थे वो देखना है हमको कि द्रोणाचार्य पुरस्कार था। द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका 1800 कितना, नहीं सॉरी, आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार ऑप्शन देख रहे हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 1 है 1986, ऑप्शन नंबर 2 है 1984, ऑप्शन नंबर 3 1985, ऑप्शन नंबर 4 आपका 1983। तो 1985 जो है आपका 1985 है 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया था। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार जो की राशि है, इस समय हम द्रोणाचार्य जो पुरस्कार जो दिया जाता है उसकी पुरस्कार की जो राशि है अब इस समय बढ़ गई है, वो 15 लाख है। कितनी हमारी है, 15 लाख। ये भी क्वेश्चन आता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि कितनी है, 15 लाख है। प्रारंभ कब हुआ था, 1985, 1985। ध्यान सुन लीजिए थोड़ा सा, प्रारंभ हुआ था इसका, प्रारंभ है आपका 1985, 1885 में हुआ था। राशि कितनी है, 15 लाख। किसको दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। कोच को, जिसने गुरु को दिया जाता है, जिसने हमें सिखाया हुआ है उनको मिलता है। आपका किसको मिलता है, कोच को मिलता है। भारत सरकार ने आपका ये 29 अगस्त को खेल दिवस के दिन आपका इन पुरस्कारों का वितरण होता है। चाहे आपका ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो, चाहे आपका अर्जुन पुरस्कार हो, चाहे आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार हो। द्रोणाचार्य गुरु को दिया जाता है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विशेष उपलब्धियां आपने 4 वर्ष तक विशेष उपलब्धियां आपने आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ओलंपिक स्तर पर उपलब्धियां प्राप्त की हैं तो आपको मिलेगा। तो आपका जो उसकी जो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उसकी राशि है 25 लाख। पहले से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे। जो अर्जुन पुरस्कार की है, देखो जो ध्यानचंद की राशि है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि हमारी कितनी है, 25 लाख है। अर्जुन पुरस्कार की राशि हमारी है 15 लाख है। ठीक है, और आपकी द्रोणाचार्य की कितनी है, द्रोणाचार्य की कितनी है, आपकी 15 लाख है। ठीक है, तो बात समझिए, द्रोणाचार्य की जो राशि हमारी है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि हमारी कितनी है, 15 लाख है। ठीक है, और आपकी ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि हमारी 25 लाख है, और आपकी अर्जुन पुरस्कार की 15 लाख है। क्लियर हो कॉन्सेप्ट हुआ आपका। अब इसमें क्वेश्चन देना है कि मेजर ध्यानचंद की 25 लाख है, अर्जुन की 15 लाख है, द्रोणाचार्य की आपकी 15 लाख है। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार था, द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो सूची है
2025 में खेल दिवस के दिन किन किन को मिला है, थोड़ा जान लीजिए। पैराशूटिंग के कोच थे सुभाष राणा, पैराशूटिंग सुभाष राणा जी को दिया गया। किसको दिया गया? सुभाष राणा। पैराशूटिंग के जो कोच थे उन्हें 29 अगस्त 2025 के जो द्रोणाचार्य मिला हुआ है वो पैराशूटिंग मिला हुआ है। किन मिला हुआ है? सुभाष राणा। निशानेबाजी में दीपाली देशपांडे, निशानेबाजी में दीपाली देशपांडे, दीपाली देशपांडे। और आपका हॉकी कोच संदीप सांगवान को, हॉकी कोच है आपका संदीप सांगवान। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं। और बहुत सारी लिस्ट है इसमें, तो हमें मेन हमारे में बता दिया कि जो पैराशूटिंग में सुभाष राणा को दिया गया, निशानेबाजी में दीपाली देशपांडे हैं, हॉकी कोच संदीप सांगवान है। जो इस समय आपको मनु भाकर को आपको क्या मिला हुआ है? ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार। ठीक है, बाकी अर्जुन पुरस्कार की भी लंबी लिस्ट है, इसकी चर्चा हम पुरस्कार बताएं तब उसको बता लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए? द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम वेयर हेल्ड इन ईयर, कि जो आधुनिक ओलंपिक खेल थे वो कब स्टार्ट हुए? तो क्वेश्चन का आंसर है, इसकी व्याख्या मैं पिछली क्लास में कर चुका हूं, तो आपको याद रखना कि जो आधुनिक जो क्वेश्चन बता है, जो आपके मॉडर्न ओलंपिक थे वो आपके 1896 में, ऑप्शन नंबर 2, 1896 में स्टार्ट हुए थे। कब हुए थे हमारे? 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल शुरुआत हुए थे। अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है वो ओलंपिक से हमारे, मैंने पिछली क्लास में चर्चा की थी। आधुनिक ओलंपिक खेल के जो जनक है आपका बेरेंट पियर डी कुबर्टन है। ठीक है, अब जो आईओसी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन है? आपका डेमेट्रियस बिकेलस, डेमेट्रियस आपका बिकेलस। ठीक है, आईओसी के प्रथम अध्यक्ष थे डेमेट्रियस बिकेलस थे हमारे। ठीक है, आईओसी जो आपके प्रथम अध्यक्ष थे। आईओसी की स्थापना 23 जून 1894, आईओसी की स्थापना हुई थी हमारी 23 जून 1894 में। ठीक है, तो ये आपका इसमें है। और हमारे जो फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक हैं वो आपके बेरेंट डी कुबर्टन हैं। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि ओलंपिक मोटो, उस दिन साथ चर्चा नहीं की थी ओलंपिक मोटो की, तब भी देख लीजिए। ओलंपिक जो मोटो है सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस। ठीक है, अब देखिए जो सीटीएस है और फोर्टियस है, और आपका सीटीएस अल्टियस फोर्टियस। ठीक है, तो सीटीएस है, अल्टियस है और फोर्टियस है। सीटीएस का मतलब हुआ फास्टर, स्ट्रॉन्गर, और आपका हायर। ठीक है, तेज, मजबूत और ऊंचा। ठीक है, सीटीएस आपका सीटीएस अल्टीस फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, फास्टर,
हायर, उल्टा हो गया थोड़ा सा, देखिए एक सेकंड, इसको दोबारा देखिए। CTS मतलब तेज, CTS मतलब, इसको दोबारा देखिए थोड़ा सा, फास्टर मतलब तेज दौड़ने वाला, इंडिकेट कर रहा है कि हमें तेज रन करने के लिए। तो आपका CTS हुआ आपका तेज, फास्टर। अल्टियस, अल्टियस हुआ हायर, ऊंचा, मतलब ऊंचा, ऊंची कूद में कह रहा कि मैक्सिमम हाई जंप करो आप, पुल वाल पे कूदो, ठीक है। पोस्टीरियर, फोर्टियस, फोर्टियस आपका स्ट्रोंगर, शक्तिशाली, ठीक है। CTS अल्टियस फोर्टियस, CTS अल्टियस फोर्टियस, फास्टर हायर स्ट्रोंगर, फास्टर हायर स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर आपका वेट लिफ्टिंग के लिए कह रहा है स्ट्रोंगर, और आपका हायर कह रहा है ऊंची जंप के लिए, और फास्टर तेज रनिंग करने के लिए कह रहा है। तो CTS अल्टियस फोर्टियस, तेज ऊंचा शक्तिशाली। CTS मीन्स आपका तेज, अल्टिस मीन्स ऊंचा, और फोर्टिस मीन्स स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली। अब इसमें रिंग के बारे में बता ही चुके हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्योंकि ओलंपिक में तो बहुत कुछ है बताने लायक। पिछली क्लास में आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन नहीं था शायद ओलंपिक का, उसके बारे में विस्तार उसमें चर्चा की थी, वहाँ आप पिछली वाली वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डबल फॉल्ट का प्रयोग में आता है, द टर्म डबल फॉल्ट। तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 देखना पहले हमें, क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारी 13 है, पहले 13 को देखेंगे। ओलंपिक, द ओलंपिक गेम आर हेल्ड एवरी, ओलंपिक हर बार कितने समय बाद होते हैं? तो ओलंपिक का जो टर्म है वो प्रत्येक 4 साल के अंतराल में होते हैं। कितने होते हैं? 4 साल, 4 ईयर के अंतराल में होंगे। कितने होंगे? ऑप्शन नंबर 3, 4 ईयर के अंतराल में होंगे, चौथे वर्ष में होंगे, ठीक है। आपके क्या होंगे? 4 ईयर के अंतराल में होंगे, 4 वर्ष के अंतराल में होंगे। क्लियर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डबल फॉल्ट का प्रयोग में था, क्योंकि इसकी लिस्ट बताऊंगा आपको 4 साल में कहाँ कहाँ हुए हैं। आपका 1896 से लेके आपके 2030 की लिस्ट बनाऊंगा, उसमें आपको क्लियर करूंगा कि कौन कब हुआ। आपका एथेंस में कब हुए, सिडनी में कब हुए, बर्लिन कब हुए, टोक्यो कब हुए, इंग्लैंड में कब हुए, पूरा सिक्वेंस में बताया जाएगा, ठीक है। बहुत सारी ओलंपिक लिस्ट है, ओलंपिक का एक अलग चैप्टर चलाएंगे ओलंपिक में। हाँ, अब क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन है कि डबल फॉल्ट का प्रयोग में आता है, किस खेल में डबल फॉल्ट का शब्द है वो यूज किया जाता है या प्रयोग होता है? वो आपका होगा टेनिस में। किसमें होगा डबल फॉल्ट? आपका इसमें होगा, आपका टेनिस में होगा। किसमें होगा? टेनिस से, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ओलंपिक वेयर हेल्ड विच ओलंपिक वेयर गोल्ड मेडल फर्स्ट गिवन टू द विनर। मतलब आपका ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडल पहली बार किसको दिया गया, पहली बार किस ओलंपिक खेलों में दिया गया, मतलब किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो आपका किस ओलंपिक में प्रथम बार विजेता गोल्ड मेडल दिए थे? तो पहली बार जो दिए थे वो आपके 1908 के लंदन ओलंपिक में दिए थे। कहाँ दिए थे? जो आपका आंसर इसमें चौथा सही है, आपका आंसर इसमें कौन सा सही है? चौथा है। 1908 के जो लंदन में हुए थे ओलंपिक, उसमें आपको पहली बार गोल्ड दिया था, पूरा गोल्ड था वो आपका, और अंतिम बार आपका 1912 में दिए थे। 1912 में अंतिम कर दिया था। फिर इसमें कितना अमाउंट रहता है वो हम अब चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रथम बार कब दिए थे, 1908 में, और फिर अंतिम बार 1912 में, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ओलंपिक फ्लैग रिंग इंडिकेट, ओलंपिक झंडे की जो रिंग है किसका इशारा करती हैं? ओलंपिक में जो रिंग होती हैं, आपका जो फ्लैग होगा, जो आपका फ्लैग होगा वो आपका वाइट बैकग्राउंड का होगा, ठीक है, विदाउट बॉर्डर होगा आपका, ठीक है। इसमें जो 5 रिंग रहेंगी वो आपका इंटर कनेक्टेड रहेंगी। क्या रहेंगी? इंटर कनेक्टेड रहेंगी आपका, ठीक है। क्या रहेंगी? इंटर कनेक्टेड रहेंगी। आपका पहले ही रहेगा नीला,
नीला, पीला, काला, हरा, लाल। ये हमारा रिंग है, 5 रिंग होती हैं। तो आपकी जो नीला करेगी, नीला किसको है? यूरोप को है। नीला किसको है? हमारी यूरोप को है। नीला किसको? हमारी यूरोप को है। और पीला किसको है? एशिया। पीला किसको है? एशिया। काला किसको है? हमारा अफ्रीका। और हरा किसको है? ऑस्ट्रेलिया। लाल है हमारा अमेरिका। ठीक है। तो हमारे जो कंटिनेंट हैं, 5 महाद्वीप जो हमारे ओलंपिक जो रिंग हैं आपकी 1 2 3 4 5, वो आपके महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करती हैं। किसको करती हैं? महाद्वीपों को। ठीक है। अब झंडे के बारे में पिछली क्लास में चर्चा हो गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसको देखिए आप। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी कमेटी है उसका जो मुख्यालय था आपका, वो कहाँ? आपका स्विट्जरलैंड में है। कहाँ आपका? अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक कमेटी है उसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पर? हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक कमेटी है उसका जो हेड क्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हेन वेयर द वुमेन पार्टिसिपेट फॉर्मली एडमिट टू ओलंपिक गेम। कब ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी शुरू हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मध्य प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये कि ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी कब प्रारंभ हुई। तो आपका जो इसमें जो ऑप्शन है वो गलत दिया है, हम इसको सही कर लेते हैं। 1900 जो 1900 के जो ओलंपिक कहाँ हुए थे? पेरिस में हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा है। ठीक है, 1900। अब इसमें है जो आंसर है हमारा 1900 के जो ओलंपिक कहाँ हुए थे? पेरिस में थे। 1900 जो ओलंपिक जो पेरिस में होते उसमें पहली बार 22 महिलाओं ने प्रतिभाग किया। तो आंसर आप कभी पूछेगा कि महिलाओं की भागीदारी किस ओलंपिक से प्रारंभ हुई? तो पेरिस ओलंपिक से 1900 आपका 1900 में पेरिस में हुए थे। उन पहली बार महिलाओं की भागीदारी प्रारंभ हुई। पहली बार में 22 महिलाओं ने प्रतिभाग किया था। कितनी किया था? 22 महिलाओं ने 1900 के पेरिस ओलंपिक में 22 महिलाओं ने प्रतिभाग किया था। कितनी किया था? 22 महिलाओं ने प्रतिभाग किया था। क्लियर? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच कॉन्टिनेंट रिप्रेजेंट बाय येलो रिंग इन द ओलंपिक। ओलंपिक झंडे में पीला रंग किसको करता है? अभी बताया। पीला किसको करेगा? हमारा एशिया को करेगा। किसको करेगा? पीला किसको करता है? हमारा एशिया को करता है। ठीक है, पीला हमारा एशिया को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ओलंपिक क्वेश्चन है। ओलंपिक चैप्टर पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया। देखो, तो क्वेश्चन करने का यही तो फायदा है कि हमें एक आइडिया लगता है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ओलंपिक क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में उत्सीय ध्वज पहली बार कब प्रयोग में लाया गया था? मतलब कहने का मतलब है कि ओलंपिक फ्लैग वाज फर्स्ट यूजन, मतलब ओलंपिक फ्लैग को पहली बार फ्लैग होस्टिंग कब हुई थी? तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक, आपके 1920 के ओलंपिक में पहली बार झंडे को फहराया गया था। 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में। ठीक है, याद रहेगा, झंडा बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि द फिजिकल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज मोस्ट रैपिड, कि बच्चों की जो शारीरिक वृद्धि बहुत तेज होती है। बच्चों में जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है।
किस एज ग्रुप में होती है, तो देखना हमको है कि ऑप्शन नंबर पहला ही सही है इसमें, अप टू 3 ईयर, 3 वर्ष की आयु तक बच्चों की जो ग्रोथ होती है बहुत फास्ट चलती है। ठीक है, इसे हम आपका शैशवावस्था कहते हैं। प्री आपका इन्फेंट स्टेज है हमारी, प्री इन्फेंट स्टेज हमारी शैशवावस्था आपकी होती है, उसको हम प्री इन्फेंट स्टेज बोलते हैं। तो प्रथम 3 साल की अवस्था में बालक जो सीखने की प्रवृत्ति होती है, जो वृद्धि होती है वो बहुत फास्ट होती है, वृद्धि बहुत फास्ट होती है 3 वर्ष में। ठीक है, जो हमारा आंसर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है कि लड़कियों की वृद्धि सर्वाधिक तीव्रता से होती है लड़कों की अपेक्षा। लड़कियों की जो वृद्धि होगी वो आपका कब ज़्यादा तेज होगी, लड़कों की अपेक्षा कब तीव्र होती है, तो आपका ग्रोथ फीमेल मोर रैपिड देन बॉयज, बॉयज की अपेक्षा लड़कियों में वृद्धि होती है वो आपका 30 से 19 साल, 13 से 19 साल की अवस्था में आपकी होती है, वो तीव्र होती है। इसको हम टीनेज एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीनेज एज। टीनेज एज है हमारा, टीनेज एज है हमारी। क्यों? 13 13 14 15 16 17 18 19 टीनेज, ये आपका इसमें पुरुषों बॉयज़ की अपेक्षा जो हमारी गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा डेवलप करती हैं। ठीक है, इसी को हम आपका तूफान की अवस्था भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, उसको हम देखते हैं। व्हाट इज़ द क्रॉनिकल एज, तो इसकी चर्चा मैंने कल की थी। क्रॉनिकल एज को हम कैलेंडर आयु बोलते हैं, जिसको हम वर्ष दिन वर्ष माह दिन में या दिन माह वर्षों में गिनते हैं। तो क्रॉनिकल एज होगी हमारी, इसे हम वास्तविक आयु भी कहते हैं। तो वर्ष महीना दिन में गिनी जाती है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, ये जो हड्डियों और दांतों के आधार पर कौन सी है? एनाटॉमिकल एज है। ठीक है, और बोन्स और आपका क्या आधार पर हमारी एनाटॉमिकल है। डिटरमाइनेंस इन प्यूबर्टी, ये हमारा उसके आधार पे हमारी फिजियोलॉजिकल एज क्या है। डिटरमाइन यूजिंग इंटेलिजेंस, तो आपकी जो मानसिक आयु है। और एज ईयर मंथ डे जो हमारी है वर्ष महीना दिन में हो जाती है, उसे हम क्रोनिकल एज या वास्तविक आयु के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो आपकी वर्ष महीना दिन में गिनी जाती है। कल चर्चा हुई थी बहुत बढ़िया तरह से। क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू एस्थेनिक बॉडी टाइप। एस्थेनिक बॉडी टाइप, इसके बारे में भी आपको मैंने बताया था आपको कि एंडोमीजो एक्टो। ठीक है, अब इसमें देखना है कि एंडोमीजो एक्टो, तो ये हमारा किसका है? सेल्डन का है। अब जो क्रेस्मर का है हमारा पाइकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक और डायप्लास्ट। जो एस्थेनिक है वो किसका है? पहले तो यही आ जाता है। ठीक है, पाइकनिक, एथलेटिक, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, पाइकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, डायप्लास्ट। ठीक है, पाइकनिक, एथलेटिक्स, एस्थेनिक और डायप्लास्ट। क्लियर? तो जो हमारा कह रहा है कि जो डायप्लास्ट होगा कि सेल्डन आपका किसने किया है? ये आपका किसने? क्रेस्मर का है। ये किसका? हमारा सेल्डन किया है। एंडोमीजो एक्टो जो क्रेस्मर का है, पाइकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक और डायप्लास्ट। तो जो कह रहा है कि जो एस्थेनिक की बात कर रहा है, एस्थेनिक, ये भी पूछ सकता है कि एस्थेनिक बॉडी टाइप किसने दिया है? तो क्रेस्मर ने दिया है। अब एस्थेनिक कैसा होता है? जो आपका पाइकनिक होगा, पाइकनिक आपका एंडो टाइप, जैसे एंडो था हमारा सेल्डन में, वैसे ही पाइकनिक हुआ। एथलेटिक आपका एंडोमीजो, जो उसमें मीजो था वो हमारा एथलेटिक्स क्रेस्मर में होगा। फिर जो एस्थेनिक होगा वो आपका क्या होगा कि जो हमारा वहाँ पर एक्टो था, सेल्डन में एक्टो था, वही हमारा इसमें एस्थेनिक होगा आपका क्रेस्मर में। ठीक है, तो आपका पतला दुबला छिछली छाती वाला आपका होगा लीन सालो चेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। आपका आंसर, तीसरा आंसर सही होगा इसमें, तीसरा आंसर सही होगा लीन सालो चेस्ट, पतला छिछले छाती वाला। ठीक है, और चौथा हमारा डायप्लास्ट, जिसे हम ग्रुप कहते हैं। ठीक, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, समझ में आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि फिलोसफर नोन एज द फादर ऑफ फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म। दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहते हैं। तो आदर्शवाद के जन्मदाता हमारे कौन है? प्लेटो हैं। कौन है हमारे? प्लेटो हमारे आदर्शवाद के हैं। आदर्शवाद के जो जनक हैं वो कौन है? हमारे प्लेटो हैं आदर्शवाद के। आदर्शवाद कौन हमारे? प्लेटो हैं, ठीक है। और आपका रियलिज्म कौन है? हमारे रियलिज्म के अरस्तु हैं, इसे हम यथार्थवाद कहते हैं, यथार्थवाद के अरस्तु हैं। और नेचुरलिज्म कौन है? हमारे रूसो हैं। और प्रिग्मेटिज्म मतलब प्रयोगवाद के कौन है? हमारे जॉन डीवी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, जब फिलॉसफी पढ़ाएंगे तो और विस्तार से बता देंगे कौन किसका है, ठीक। विच पीरियड नॉन एज एपिक पीरियड इन एंशिएंट इंडिया? कौन सा काल भारतवर्ष में महाकाव्य काल माना जाता है? तो आपका 1000 से आपका 600 BC, 1600 BC आपका जो होगा उसे महाभारत काल के नाम से जानते हैं। 1000 से 600 BC जो टाइम पीरियड है वो उसे हम महाभारत काल महाकाव्य काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि व्हाट वाज द प्लेस्टा फेमस फॉर इन द एंशिएंट ग्रीस? जो आपका प्लेस्टा था, प्लेस्टा आपका था, आपका प्लेस्टा जो प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था वो किस लिए फेमस था? प्लेस्टा प्राचीन यूनान में क्यों फेमस था? तो ये आपका जो प्लेस्टा था वो खेल का मैदान था, खेल का मैदान था। वो कुश्ती के लिए फेमस था। किसके लिए था? आपका कुश्ती के लिए। एक रेसलिंग स्कूल था आपका, कुश्ती के लिए। यहाँ पर कुश्ती की प्रैक्टिस की जाती, कुश्ती का अभ्यास मतलब कुश्ती की प्रतियोगिताएं होती थी। आपका म्यूजिक स्कूल कौन है? डिडास किलियम। म्यूजिक के बारे में पूछें तो डिडास किलियम। जब आपका म्यूजिक क्या होगा? डिडास किलियम। ये भी पूछ सकता है कि म्यूजिक का जो हमारा स्कूल था उसे किस नाम जानते हैं? डिडास किलियम। जो हमारा प्लेस्टा था किसके लिए था? कुश्ती के लिए। प्लेस्टा कुश्ती के लिए और आपका म्यूजिक वाला डिडास किलियम, ठीक है। अब हम क्वेश्चन अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। समझ में तो आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, अखाड़ा इज रिलेटेड टू, अखाड़ा किस खेल से संबंधित है? आपका अखाड़ा किससे? हमारा आपका रेसलिंग से। किससे है? हमारा रेसलिंग मतलब कुश्ती से संबंधित है। अखाड़ा किससे है? हमारा कुश्ती से है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मच ऑफ द थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर बेस्ड ऑन, शारीरिक शिक्षा सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर ज़्यादा आधारित होते हैं? शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पे ज़्यादा आधारित होते हैं? तो जो फिजिकल एजुकेशन की जो थ्योरी हो वो किस पे ज़्यादा आधारित होती है? तो साइंटिफिक प्रिंसिपल रिलेटेड मूवमेंट आंसर होगा इसमें तीसरा। साइंटिफिक प्रिंसिपल रिलेटेड टू मूवमेंट, जितने भी इसमें मूवमेंट होंगे वो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। चाहे आप फेंक रहे हो, चाहे आप फेंकने में कौन सा आपका लीवर काम कर रहा है, कौन सा फोर्स काम कर रहा है, किस एंगल से फेंकना है, रनिंग कर रहे हो तो, दौड़ रहे हो तो, जंप कर रहे हो तो, मतलब आपका वॉकिंग कर रहे हो तो, इसमें जो हमारे जितने भी मूवमेंट होंगे बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, आपके वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। तो आंसर होगा तीसरा, वैज्ञानिक नियमों के आधार पर आधारित होते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 30 कह रहा है कि व्हेन वाज द YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर्म, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय YMCA की स्थापना कब हुई? YMCA कॉलेज आपका की स्थापना कब हुई थी? तो प्रथम हमारा ये जो शारीरिक शिक्षा का जो महाविद्यालय था वो आपका स्थापना 1920 में हुई थी। प्रथम एक कॉलेज था जो आपका कॉलेज था जिसमें शारीरिक शिक्षा की पढ़ाई प्रारंभ हुई थी। YMCA कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, थोड़ा फास्ट चलते हैं। सिगमंड फ्राइड को निम्नलिखित में से किसी एक सिद्धांत का पिता कहा जाता है? ये बताया था पिछली क्लास में मैंने, तब भी जान लो। सिगमंड फ्राइड दिया था थ्योरी ऑफ साइको एनालिटिक, मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? आपका
सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32। साइकोलॉजी इज टॉट द स्टूडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन बिकॉज, मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा के छात्रों को इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि यह स्वभाव से संबंधित है, क्योंकि यह रिलेटेड टू बिहेवियर, क्योंकि हमें फिजिकल एजुकेशन में आपका साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंट रोल है कि हमें बच्चे के व्यवहारों का अध्ययन भी करना पड़ता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि उसका कैसा नेचर है, किस गेम में जाना चाहता है, उसकी रुचि क्या है, तो आपका स्टडी ऑफ बिहेवियर, रिलेटेड टू बिहेवियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इन 1 मिनट। बस जल्दी से समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट 1 मिनट। 1 मिनट की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1 मिनट जहाँ बात की आपका, जहाँ पर आपका 1 मिनट की बात करें, ठीक है, आपका 1 मिनट की बात करें तो आपकी 1 मिनट, जहाँ आपकी 1 मिनट की बात कर दे तो ये हमारा किससे संबंधित है, आपका हार्ट से संबंधित है। ठीक है, ठीक। आप किसने कहा कि 1 मिनट में आपका जो ब्लड पंप करता है उसे क्या कहते हैं, तो फार्मूला है आपका फार्मूला है आपका कार्डिक आउटपुट का फार्मूला है, किसका है हमारा, कार्डिक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट। तो आपका HR मल्टीप्लाई SB, HR गुणे SB। HR मीन्स हार्ट रेट, हृदय धड़कन, हृदय धड़कन गुणे स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, आपका HR गुणे SB, तो HR हमारा कितना होगा वो देखना पड़ेगा। HR हमारा मान लो 70 ले लिया हमने, HR हमने 70 ले लिया और SB हमने 70 ले लिया। ठीक है, तो 70 मल्टीप्लाई 70 मतलब आपका 4900, मतलब 5 लीटर आपका हो जाएगा 1 मिनट में। अब कैसे होता है ये देखिए, थोड़ा सा फार्मूला होता है कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट इजकल टू HR गुणा SB। जो HR है वो आपकी हार्ट रेट, आपकी जो धड़कन है 1 मिनट में कितनी बार आपकी धड़कती है, वो HR हो गया। और स्ट्रोक वॉल्यूम है कि आपका एक धड़कन में कितना ब्लड पंप करता है हृदय। ठीक है, तो आपका एक स्ट्रोक अगर 1 सिंगल बीट में 1 बीट में करें तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है, अगर 1 मिनट की बात करें तो कार्डियक आउटपुट है। तो 1 बीट आपकी यहाँ से होगा, आप देखिए ठीक है। अब इस पार्ट जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिस्टोल होगा तो आप सिंगल बीट यहाँ से जब सिस्टोल होगा तो सिंगल बीट से हमारा जाएगा तो ब्लड जाएगा कहाँ, आपका बॉडी जाएगा। तो ये इसमें जो इसमें ब्लड रहता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो 1 बीट में आपका 70 ml आपका पंप करता है 1 बीट में। अब यही प्रक्रिया हम 70-72 बार, जब जितने हमारा 1 मिनट में हृदय धड़कता है तो जितने बार धड़के उतनी बार 70 ml पंप करेगा। ठीक है, उतनी बार पंप करेगा तो आपका क्या होगा कि उतने आपका 1 मिनट हो जाएगा। तो 1 मिनट होगा तो कार्डियक आउटपुट मतलब 70 बीट है, 70 ml है, तो 1 मिनट 5 लीटर पंप कर देगा। सिंपल सी है, कार्डियक आउटपुट 1 मिनट, स्ट्रोक वॉल्यूम 1 बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि एक धड़कन में कितना हमने रक्त पंप किया आपका सिस्टोलिक होने पर। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आप याद रखिएगा आंसर इसमें होगा कि 1 मिनट की बात किया तो आपका कार्डियक आउटपुट होगा, कार्डियक आउटपुट होगा। आंसर हमारा चौथा सही है। स्ट्रोक वॉल्यूम 1 बीट की बात, सिंगल बीट होगा, सिंगल बीट होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम होगा हमारा। ठीक है, सिंगल बीट में हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। आप क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी है, टाइम भी हो गया है।
हाँ, क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपका 34 कह रहा है शोल्डर ज्वाइंट इज ए टाइप। शोल्डर ज्वाइंट का जो एग्जाम्पल है वो किस टाइप में आता है? बॉल एंड सॉकेट, हिंज, सैडल, कॉन्डिलर। मैं इसके बारे में वीडियो पढ़ा हुआ है मेरा, देखिएगा, बहुत बढ़िया बताया मैंने उसमें। तो बॉल एंड सॉकेट जो ज्वाइंट होता है वो आपका शोल्डर ज्वाइंट आपका कहाँ होता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में होगा। कहाँ होगा? शोल्डर ज्वाइंट जो होंगे वो आपके बॉल एंड सॉकेट होंगे, ठीक है। शोल्डर ज्वाइंट कहाँ होंगे? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होंगे वो शोल्डर ज्वाइंट में होंगे। आपका हिंज ज्वाइंट कहाँ होगा? एल्बो में होगा, ठीक है। आपका आपका जो मेन हमारा है कि ज्वाइंट के बारे में जब मैं डिटेल में बताऊंगा तो और ज़्यादा समझ आएगा। तो आप देख लीजिए, जो बॉल एंड कह रहा है शोल्डर ज्वाइंट इस टाइप ऑफ, मतलब शोल्डर ज्वाइंट किस टाइप का है? तो आपका शोल्डर ज्वाइंट होते हैं बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। फ्री मूवल ज्वाइंट हमारा ये कौन सा है? फ्री मूवल ज्वाइंट है। इसमें बॉल और सॉकेट, सॉकेट मीन्स गड्ढा, और ये हमारे बॉल टाइप में होता है जो मूव करता है। आपका है शोल्डर में होता है और आपका हिप में होता है, ठीक है। ऐसे हमारा हिंज ज्वाइंट होता है वो आपका कोहनी में है, एल्बो में, एल्बो और आपका नी एंड फिंगर और जा। इसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, आज यहीं बंद करते हैं, अगली क्लास में इसको ले लेंगे हम, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पुनः हम अगली क्लास में मिलेंगे, तो वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जहाँ कोई समस्या हो आप बता सकते हैं, और इसमें कमेंट भी करो, और आपका लाइक करो और शेयर करो, जिससे और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सफलता 100% मिलेगी अगर आप मेहनत करेंगे तो। मेहनत आपके सब पास कम समय है, दिन रात एक कर दो, खूब मेहनत करिए। कोई समस्या हो तो बताइए। बेस्ट ऑफ लक।